Welcome to all of you. This is my sixth video related to class 11th entrepreneurship subjects. And this video is related to class 11 chapter number 1, that is entrepreneurship concept and function. Students, in the previous video, we have learned about the various commercial function, various type of functions of an entrepreneur, the need of entrepreneurship in our country, and the various myths related to entrepreneurship. Student, now we are moving the next topic, that is advantages and disadvantages of entrepreneurship. Now, student, we are reading here the advantages of an entrepreneur or advantages of entrepreneurship. So, first of all, what here we are reading, we are learning here about the advantages and disadvantages of entrepreneurship. What it is written here: to everything in life there are advantages and disadvantages. Entrepreneurship is no exception. As a matter of fact, entrepreneurship involves a lot of risk taking, yet it can pay off very well with rewards such as profit, the opportunity to be your own boss and make your own decisions. दैट मीन्स जो entrepreneurship है उसके अपने ओन एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं. दैट मीन्स यदि हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है, हमें श्योरिटी नहीं होती है कि हम जितना हमने फंड इन्वेस्ट किया है उतना हमको रिटर्न मिलेगा. लेकिन जो हम बोले एडवांटेजेस की बात बोले तो हमें हो सकता है ह्यूज प्रॉफिट मिले, हमें एक ऑन बिजनेस स्टार्ट करने की एक अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें हम हमारे खुद के बॉस हो सकते हैं. तो बेसिकली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इससे रिलेटेड है, इससे कनेक्टेड है. तो सबसे फर्स्ट हम एडवांटेजेस के बारे में रीड करते हैं. द फर्स्ट एडवांटेजेस इज due to the high capacity of risk taking, due to the high capacity of risk, there is a lot of adventure. For example, Steve Jobs left his position in Apple and started Pixar, which later turned into a successful venture. दैट मीन्स कहने का मतलब है यहाँ पे कि एक्साइटमेंट है, और जो पर्सन है ऑन्टरप्रेन्योर्स है वो एक्साइटमेंट रहता है, समथिंग इनोवेटिव, समथिंग न्यू. और यदि ये इसके लिए वो रिस्क भी लेते हैं तो बेसिकली उनको न्यू स्टार्ट करने के लिए का से रिलेटेड एक्साइटमेंट रहता है, रिस्क से रिलेटेड. उन्हें पता तो होता है कि हम न्यू स्टार्ट करेंगे, रिस्क रहती है, लेकिन उनका एक्साइटमेंट रहता है कि दे ऑलवेज वांट समथिंग न्यू. तो उस केस में हमेशा एक एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में एक्साइटमेंट जो पार्ट है वो हमेशा रहता है. नेक्स्ट वन इज ओरिजिनलिटी. That means some feel that they can offer a new service or product that no one else has offered before, that is iPod and iPad. Student, in the next chapter you will learn about the various type of entrepreneurs. Some may be initiative, some may be दैट मीन्स कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल न्यू, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करते हैं. दैट मीन्स वो किसी प्रोडक्ट और सर्विस का ओरिजिन करते हैं बिल्कुल न्यू, उससे पहले किसी भी एंटरप्रेन्योर ने वैसी सर्विस नहीं प्रोवाइड की थी. कुछ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं आप देखेंगे कि जो न्यू स्टार्ट करते हैं, या कुछ होते हैं कि कॉपी करते हैं, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उनकी कॉपी करते हैं. तो यदि वो एंटरप्रेन्योर जो बिल्कुल न्यू कंटेंट, बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट, बिल्कुल न्यू सर्विस मार्केट में लेके आता है तो दैट मीन्स दे आर ऑफरिंग ओरिजिनलिटी. दैट मीन्स दे आर ऑफर फर्स्ट टाइम दैट सर्विसेज और प्रोडक्ट्स. इज इट क्लियर? So some feel that they can offer a new service or product that no one else has offered before. Is it clear? Next one is independence. इंडिपेंडेंस जो entrepreneurs है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, खुद भी स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो फर्स्ट बेसिक रीजन ये होता है इंडिपेंडेंस. दैट मीन्स दे आर देयर ओन बॉस.
जैसा उनको सही लग रहा है वैसा वो अपने बिजनेस के लिए डिसीजन ले सकते हैं, अपनी पॉलिसीज जो बिजनेस पॉलिसीज है चेंज कर सकते हैं। यदि वो एम्प्लॉयर के अंडर में वर्क कर रहे होते तो दैट में वो कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग, बिकॉज वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहे होते हैं और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का कोई और बॉस होता है। तो उस केस में एक एम्प्लॉयर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उन्हें वर्क करना पड़ता है। लेकिन जब यदि खुद का बिजनेस है, खुद का सब कुछ सेटअप है, तो उस केस में इंडिपेंडेंस रहती है, फ्रीडम रहती है, हम हमारे अकॉर्डिंग बिजनेस कर सकते हैं, हम हमारे अकॉर्डिंग बिजनेस पॉलिसीज चेंजेस लेके आ सकते हैं। So some wish to be their own boss and make all the important decisions themselves. Next one is rational salary. That means रैशनल सैलरी यहाँ पे मीनिंग है कि ऐसा नहीं कि फिक्स पोर्शन ऑफ सैलरी उनको मिलेगी। यदि वो बहुत एफर्ट कर रहे हैं तो उनको हायर प्रॉफिट मिलेगा। यदि लॉसेस हो रहे हैं, कोई डिसीजन गलत है, तो उनको लॉसेस होंगे, लो प्रॉफिट अर्न होगा। तो बेसिकली यहाँ पे वो सैलरी पे डिपेंडेंट नहीं होते, वो अपने वर्क के अकॉर्डिंग, अपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग प्रॉफिट पे डिपेंड करता है उनका। they are not being paid what they are worth and would rather work on their own and earn the money they should be earning for their efforts. Is it clear? Because हाँ, यदि कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में होते तो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट टर्म्स एंड कंडीशन जो डिसाइड होगी उसी टाइम पे डिसाइड हो जाता है कि क्या सैलरी मिलेगी, क्या बोनस मिलेगा। लेकिन यदि ये उसका खुद का ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वो जितना एफर्ट करेगा उतना उसको अचीव होगा, उतना उसको प्रॉफिट अर्न होगा। नेक्स्ट वन इज फ्रीडम। बेसिकली इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम जो हम देखेंगे कि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दोनों में एक एंटरप्रेन्योर अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। वो अपने अकॉर्डिंग बिजनेस को किसी दूसरे फॉर्म में चेंज करना चाहता है तो उस दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। यदि बिजनेस में न्यू प्रोडक्ट लेके आना चाहता है तो वो अपने अकॉर्डिंग न्यू प्रोडक्ट लेके आ सकता है मार्केट में। तो entrepreneurs can work on any idea which they feel will eventually turn out to be a successful venture. For instance, Richard Branson idea of space mission, यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब है कि हमें हमारी फ्रीडम होती है एंटरप्रेन्योर को कि वो अपने जैसा उसको डिजायर है वैसे वो अपने वर्क को कंप्लीट कर सकता है। Is it clear? Next one is now we are moving the next topic, that is disadvantages of entrepreneurship. What are the disadvantages? First one is salary. दैट मीन्स यदि बिजनेसेस में प्रॉफिट हो रहे हैं तो डेफिनेटली एक एंटरप्रेन्योर अर्न करेगा, लेकिन सम टाइम बिजनेस फेसेस लॉसेस। यदि ऐसी सिचुएशन होती है तो उस केस में एक एंटरप्रेन्योर यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय होता तो एम्प्लॉय को तो मिनिमम सैलरी रिसीव होती जो उसके टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट में है। लेकिन यदि एक एंटरप्रेन्योर है तो उस केस में उसको वो अमाउंट, सैलरी अमाउंट रिसीव नहीं होगी यदि बिजनेस में लॉसेस होते हैं। तो यदि एक एम्प्लॉय के अंडर, एम्प्लॉयर के अंडर में वर्क करता तो उसको सैलरी की सिक्योरिटी हमेशा रहती। लेकिन यदि वो एक खुद की ऑन ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको प्रॉफिट रिसीव होगा नहीं होगा, ये हमेशा एक रिस्क रहता है। तो यहाँ पे है स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस means that you must be willing to give up the security of regular paycheck. Next है benefit। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो बेनिफिट्स की बात करें तो एक खुद की ऑर्गेनाइजेशन हम स्टार्ट करते हैं तो जब इनिशियल पीरियड होता है एक लेवल के बाद में यदि एक सक्सेस बिजनेस में स्टार्ट होने लग जाती है, हमको मिलने लग जाती है यदि हम कंटिन्यूसली एफर्ट कर रहे हैं। बट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इट्स इनिशियल पीरियड वी विल रिसीव वेरी फ्यू बेनिफिट्स, क्योंकि वो उस टाइम पे हमारा कोस्ट पीरियड होता है। हमें हमारा जो बिजनेस में है हमें हर जगह एक्सपेंडिचर करने होते हैं, हर जगह अमाउंट स्पेंड करनी होती है। तो there will undoubtedly be fewer benefits, especially when considering their your business will be just starting off. Is it clear? Next, work schedule। हम यदि एक एम्प्लॉय है तो दैट मीन्स हमें पता है कि हमारे जो ऑफिस टाइमिंग है वो फिक्स है, ये हमें इससे अलावा एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। लेकिन बट इन द केस ऑफ एंटरप्रेन्योर देयर आर नो फिक्स टाइम, देयर इज नो फिक्स टाइम
उन्हें यदि एक्स्ट्रा वर्क है तो उन्हें हो सकता है ओवरनाइट ड्यूटी करनी पड़ रही है, संडेज को वर्क करना पड़ रहा है, मतलब वर्किंग आवर्स उनके हो सकता है 14 to 15 हो जाए, कभी कभी 16 to 18 हो जाए। तो वर्क शेड्यूल कोई भी फिक्स नहीं रहता है, उसका एक एंटरप्रेन्योर का वर्क शेड्यूल है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। So the work schedule of an entrepreneur is never predictable. An emergency can come up in a matter of second and late hours may become the norm. Is it clear? Next one is administration. Administration, that means administration is related to basically work of that particular organization. यदि वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय होता तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। लेकिन यहाँ पे वो खुद उस ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है, तो सारे डिसीजन उसे खुद को लेने हैं, और यदि कोई भी डिसीजन उसने गलत ले लिया है, रोंग ले लिया है, तो उसका जो इफेक्ट है एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ेगा। तो ऑल द डिसीजंस ऑफ बिजनेस मस्ट बी मेड ऑन his or own. There is no rank higher on the chain of command in such a business, and the fear of a wrong decision can have its own effect. Next one is a incompetent staff. इनकॉम्पिटेंट स्टाफ, दैट मीन्स कभी कभी ये होता है कि सिचुएशन कि एक ऑर्गेनाइजेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, और यदि सपोज कीजिए हमारे पास में लिमिटेड फंड है, तो हम चाहेंगे कि हम लिमिटेड सैलरी में एक एम्प्लॉय को हायर करें, और तो हो सकता है कभी कभी एक्सपीरियंस स्टाफ हमें ना मिले, एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज हमें ना मिले। तो उस केस में हम जितनी एफिशिएंसी से वर्क करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उतनी एफिशिएंसी से हम उस वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। So most of the time, the entrepreneurs will find themselves working with employees who don't know the ropes, That means basic minimum चीजें, as well as they do due to the lack of experience. Is it clear? तो basically हमने क्या यहाँ पे स्टडी की, एडवांटेजेस की बात करें तो एक्साइटमेंट, ओरिजिनलिटी, इंडिपेंडेंस, रैशनल सैलरी, फ्रीडम, these are total 5 advantages of an entrepreneurship। And disadvantages की बात करें तो सैलरी, बेनिफिट, वर्क शेड्यूल, एडमिनिस्ट्रेशन, incompetent staff, these are the disadvantages of an entrepreneurship। Is it clear? Now student, we are moving the next topic, that is process of entrepreneurship। दैट मीन्स एक यदि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक खुद की एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एंटरप्राइज आपने स्टार्ट की है, तो बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में आप देखेंगे कि किस तरीके से एक बिजनेस स्टार्ट होता है, किस तरीके से हम एक अपॉर्चुनिटी को बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हैं, देन आफ्टर वो बिजनेस ग्रोथ अचीव करता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो किस तरीके से वर्क करती है, जो प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरशिप की वो क्या है। Although enterprises are as different and unique as the entrepreneurs who create them, most of them appear to work through a process. The diagram given below describes the process through which most of them create their enterprise. Student, first thing, it is very important topic from exam point of view. So make it start. First step process, that is self discovery। सेल्फ डिस्कवरी, दैट मीन्स इफ आई वांट टू स्टार्ट ए बिजनेस, यदि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो अबाउट माय स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सपोज कीजिए मैं एक मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, और जो मेरी वोकल है, जो मेरा वर्बल पार्ट है, वो मेरा वीक है, तो वो उस केस में मैं सक्सेस हो पाऊंगी, सक्सेस अचीव कर पाऊंगी नहीं। तो हमें पता होनी चाहिए कि हम किस फील्ड में अच्छे हैं। सपोज कीजिए मैं अकाउंटिंग में अच्छी हूँ, या प्रोडक्शन से रिलेटेड अच्छी हूँ, या सर्विस प्रोवाइड करने में मैं अच्छी हूँ, और इस पर्टिकुलर हो सकता है इस मार्केटिंग में वीक हूँ, या सेल्स से रिलेटेड वर्क में वीक हूँ। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है एंड वीकनेस क्या है, एंड देन आफ्टर वी विल डिसाइड द बिजनेस इन विच वी परफेक्ट फिट।
क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास फंड है और चलो फंड को तो इन्वेस्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, अरे ये वाला बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, एंड देन आफ्टर आपको पता पड़ता है कि फंड आप उसके अंदर ब्लॉक कर देते हैं और आपको फिर पता पड़ रहा है कि आप वो बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं या आपको लॉसेस स्टार्ट होने हो गए हैं। तो सेल्फ डिस्कवरी में लर्निंग व्हाट दे एंजॉय डूइंग, examining their strengths and weaknesses, examining work experience and relating to its potential opportunities. नेक्स्ट वन है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज का मतलब है कि जो हमारे जो सिचुएशन है, जो हमारे आसपास में प्रिवेलिंग कंडीशन है, उसमें हमें कौन सी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो सकती है, दैट मीन्स कौन सा बिजनेस हमारे लिए परफेक्ट फिट हो सकता है, किसमें हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो सकता है। तो हमें हमें जो लोगों की नीड है, वांट्स है, उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा बिजनेस डिसाइड करना चाहिए। तो नेक्स्ट है लुकिंग फॉर नीड्स, वांट्स, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस दैट आर नॉट बीइंग मेट और डील्ड इफेक्टिवली। इज इट क्लियर? क्योंकि एग्जिस्टिंग बिजनेस होगा और आप वैसा सिमिलर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा होंगे, आपको उस केस में सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। तो हमें बेसिकली जो नीड है, वांट है प्रेजेंट इन्वायरमेंट की, उसको ध्यान में रख के हमें हमारे बिजनेस को डिसाइड करना होगा। नेक्स्ट है जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज। अब जब हमारे पास में जो अपॉर्चुनिटीज है उससे रिलेटेड आइडियाज आ रहे हैं, तो हमें उन आइडियाज को फर्स्ट तो जनरेट करना है, देन आफ्टर यदि हमारे पास मल्टीपल आइडियाज आ रहे हैं तो हमें इवेलुएट करना है कि कौन सा आइडिया हमारे लिए सबसे बेस्ट है, कौन सा बिजनेस हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। तो हमें जो भी हमारे आइडियाज क्रिएट हो रहे हैं पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड, वन या टू या थ्री बिजनेस से रिलेटेड, तो हमें कंपैरिजन करना होगा, हर चीज को कंपैरिजन करना होगा कि हमें कौन सा बिजनेस सही है, कौन से बिजनेस में ज्यादा फंड लगेगा, किसमें ज्यादा एफर्ट लगेगी, किसमें वर्किंग आवर्स ज्यादा है, किसमें रिस्क ज्यादा है। तो उनके बेसिस पे हमें उन सबको इवेलुएट करके देन आफ्टर वी विल डिसाइड अवर फाइनल business idea. Is it clear? So using creativity and past experience to devise new and innovative ways to solve a problem, to meet a need, and then narrowing the field of one of best idea. Is it clear? नेक्स्ट वन इज प्लानिंग। अब हमने हमारा बिजनेस आइडिया क्लियर हो गया है, कंफर्म हो गया है, तो अब हमें क्या करना है, उसके लिए प्लानिंग करनी है, उसके लिए हम कि हम किस तरीके से उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको वाइबल वेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वाइबल वेंचर मीन्स एक पॉसिबल बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमें उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। Researching and identifying resources needed to turn an idea into a viable venture. That means हमें यहाँ पे प्लानिंग के अंदर हमें आइडिया लगाना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, कितना फंड चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, उन रिसोर्सेज को हम कहाँ से अरेंज कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, तो हम रॉ मटेरियल कहाँ से रीजनेबल रेट में अरेंज कर सकते हैं। हमें लैंड चाहिए तो कहाँ पे हमें रीजनेबल रेट में लैंड मिल जाएगी जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर हमें इसको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें अवेलेबल हो पाएंगे। तो हमें इससे रिलेटेड सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आगे डूइंग द रिसर्च इन द फॉर्म ऑफ ए रिटन बिजनेस प्लान, प्रिपेयरिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। तो हमें उस बिजनेस जो भी हमें स्टार्ट करना है, हम उसके लिए बिजनेस प्लान बनाएंगे। बेसिकली बिजनेस प्लान है, आप इस बुक में आप उसके जो चैप्टर नंबर 2, 3 में आप इसके बिजनेस प्लान के बारे में स्टडी करेंगे, तब आप देखेंगे बेसिकली बिजनेस प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले प्रायर प्लानिंग करते हैं। जैसे सपोज कीजिए घर में शादी है, तो ऐसा नहीं कि शादी है उस दिन हम रुपए स्पेंड करना स्टार्ट करेंगे, तो हम पहले से प्लानिंग करेंगे कि हमारे पास टोटल कितना फंड है और इस फंड को हमें कहाँ कहाँ कौन कौन से एक्सपेंडिचर, कौन कौन सी जगह हमें स्पेंड करना है, तभी हम एक प्रॉपर जो शादी होगी तो उसमें प्रॉपरली अरेंज कर सकते हैं हर चीज को। अदरवाइज पता पड़े हमने एक जो जितने फंड है पूरे ज्वेलरी में खर्च कर दिए, तो रिमेनिंग एक्सपेंडिचर हम किस तरीके से कर पाएंगे, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए पहले ही हमें प्लानिंग करना जरूरी है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल। स्टार्टअप कैपिटल दैट मीन्स हम यदि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारे पास सारा फंड अवेलेबल हो, जितना हमें रिक्वायर्ड उतना फंड अवेलेबल हो।
जितना हमारे पास फंड है उतना कभी कभी होता है कि वो मोर देन इनफ नहीं होता है, तो उस केस में हमें बिजनेस यदि हमने स्टार्ट करने का डिसाइड कर लिया है और हमें पता है कि इस बिजनेस में पर्टिकुलर फंड लगेगा, तो हम देखेंगे कि हम उस फंड को कहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक लोन ले सकते हैं, या इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, या हम हमारे बिजनेस में हमें पार्टनर्स बनाने हैं। तो ये सब हमें डिसाइड करके हमारे जो स्टार्टअप कैपिटल है उसको अरेंज करनी होती है। Using the business plan to attractive investors, venture capitalists, and partners, this stage can involve producing prototype or test marketing services. Next one is startup. दैट मीन्स आप जो रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल सब कर लिए, तो आप जो अल्टीमेटली आपका होता है वो होता है स्टार्टअप करना। दैट मीन्स आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर देना, उस बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देना। तो लॉन्चिंग द वेंचर, लॉन्च करना, दैट मीन्स उसको इनोवेशन करना। डेवलपिंग ए कस्टमर बेस एंड एडजस्टिंग मार्केटिंग एंड ऑपरेशनल प्लान as required. Is it clear? Next है growth. अबे आपने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, तो आप जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है वो है ग्रोथ। दैट मीन्स अब आपने जिस लेवल पे बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अब है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, उस बिजनेस की ग्रोथ करना। चाहे से हो सकता है पहले आपने हो सकता है एक प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट किया, आप कस्टमर्स को आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस तरीके से बेस उस बिजनेस की ग्रोथ करना, किस तरीके से जो बिजनेस है आपका वो मैक्सिमम ग्रोथ हो पाएगी उस बिजनेस की। आगे आगे हम देखते हैं कि ग्रोथ। तो ग्रोथ स्टार्टअप फर्स्ट हमने देखा कि स्टार्टअप, एंड देन आफ्टर हम देख रहे हैं कि ग्रोथ किस तरीके से बिजनेस ग्रोथ अचीव करे। ज्यादा से ज्यादा हमें प्लानिंग करनी कि हमारा बिजनेस ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करे। इट में बी इंट्रोड्यूसिंग बाय न्यू प्रोडक्ट, इट में बी बाय न्यू मार्केट। तो बेसिकली हमें जो भी प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज बनानी होगी हमारे बिजनेस की, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू उस बिजनेस की ग्रोथ से रिलेटेड होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे जब बिजनेस हमारी प्लान यहाँ पे ग्रोइंग द बिजनेस, डेवलपिंग एंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज, प्लान्स, अडेप्टिंग टू न्यू सर्कमस्टांसेस। तो इस तरीके से हम एक बिजनेस में क्या अचीव कर सकते हैं, ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, लास्ट वन है हार्वेस्टिंग। दैट मीन्स सेलिंग द बिजनेस एंड हार्वेस्टिंग द रिवार्ड्स। इसका मीनिंग होता है यदि आप बहुत सक्सेसफुल एक एंटरप्रेन्योर हो और आप अब सेटिस्फाइड हो अपने बिजनेस से, और आप डिफरेंट कुछ नया आप ट्राई करना चाहते हैं, कुछ नया, तो दैट मीन्स हार्वेस्टिंग का मीनिंग है जो आपने बिजनेस सेल किया है और उसको आप किसी और को सेल कर देंगे, उस बिजनेस को सेल कर देंगे। और जो जितना आपने इन्वेस्ट किया है, इट मे बी फंड, इट मे बी रिलेटेड टू योर एफर्ट्स, तो उसके बदले आप सामने वाले बिजनेस से रुपए रिसीव करेंगे, फंड रिसीव करेंगे, और दैट इज द रिवार्ड ऑफ योर हार्वेस्टिंग। दैट मीन्स जितना आपने इन्वेस्ट किया है वो उसका रिवार्ड होगा। तो आप जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जब वो ग्रोथ हो गया, अचीव कर लिया है, वो एक सक्सेस पे है, और आप कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं, तो आप उस एग्जिस्टिंग बिजनेस को किसी और पर्सन को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और जब आप एक बिजनेस सेल करेंगे, तो जैसे आप प्रोडक्ट सेल करते हैं और आपको उसके बदले में रुपए रिसीव होते हैं, उसी तरीके से जब एक बिजनेस भी सेल करेंगे, तो सामने वाले जो बायर है उससे आपको उस बिजनेस का लिए क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। दैट मीन्स रिटर्न मिलेगा, अमाउंट उसका बिजनेस का सेल अमाउंट आपको रिसीव होगा। तो सेलिंग द बिजनेस एंड हार्वेस्टिंग द रिवार्ड, for many entrepreneurs, this also means moving on to new venture and new challenges. Is it clear? For many entrepreneurs, this also means moving on to new ventures and new challenges. तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मेरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है।
चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पेज से समरी गिवन है। समरी बेसिकली रिलेटेड जो आपने अभी तक इस बुक चैप्टर में रीड किया है उसका शॉर्ट समरी, दैट मीन्स जो की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पे गिवन है। आपको ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में इन पॉइंट्स को रीड करना है और आपको देखना है कि ये पॉइंट्स हमें लर्न है नहीं है। और यदि किसी पॉइंट में डाउट है तो आप लाइव स्ट्रीम क्लासेस है उसके अंदर मुझसे इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस है वो पुट अप कर सकते हैं। अब जो टर्न है नेक्स्ट जो टर्न है वो है क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड। तो हम यहाँ पे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स गिवन है। जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एंटरप्राइज। तो आप जो आपके नोट्स है उसके अंदर देखेंगे कि एंटरप्राइज की डेफिनेशन गिवन है। आप उस नोट्स में से इस डेफिनेशन को लर्न करेंगे। नेक्स्ट है हु इज एन एंटरप्रेन्योर। तो ये डेफिनेशन भी आपके नोट्स में गिवन होगी। नेक्स्ट है हु प्लेज द रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इन ए सोशलिस्ट कंट्री। तो ये इसका आपने जो नोट्स बनाए हैं उनमें कहने का मतलब है उनमें सब उस नोट्स में आपके सारे आंसर्स गिवन है। क्वेश्चन आंसर इन क्वेश्चंस के आंसर्स गिवन है नोट्स के अंदर। तो आपका जो आज का वर्क है वो बेसिकली ये है कि आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 तक, जो क्वेश्चन नंबर 4 तक आप यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है उसके आपको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको नोट्स में मिल जाएंगे। यदि फिर भी कोई नोट्स में नहीं मिलता है तो आप जो लाइव स्ट्रीम क्लासेस होगी तो उसमें उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसके उससे रिलेटेड जो भी डाउट है आप वो मुझसे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी डाउट है हम लाइव स्ट्रीम क्लासेस है उसमें हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट जो आज का आपका वर्क है वो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक के आपको क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। आपको कॉपी में नोट डाउन नहीं करना है। आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। अब आपको अगेन इनके क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं करने हैं, आपको सिर्फ नोट्स प्रिपेयर करने हैं। और जो नोट्स है लास्ट जो आपकी प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है वहां तक आपके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। और उन नोट्स में से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करना है और उनको लर्न करना है। कॉपी में नहीं करना है क्वेश्चन आंसर, सिर्फ आपको नोट्स में से आंसर फाइंड आउट करके इनको लर्न करना है। और कुछ भी डाउट है तो आप जो लाइव स्ट्रीम क्लासेस है उनमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो लाइव स्ट्रीम क्लासेस में हम इस चैप्टर से रिलेटेड ही फर्दर डिस्कशन करेंगे। और इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द चैप्टर नंबर सेकेंड दैट इज एन एंटरप्रेन्योर। हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, so my video is over now.